अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेव एंड ऑसिलेशन के बारे में। वेव एंड ऑसिलेशन हमारे पास मैकेनिक्स 2 में एक चैप्टर है। मैकेनिक्स 2 को हम अपने बीएस प्रोग्राम में पढ़ते हैं, बीएस फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, बीएस मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। हम इसको अपनी लो लेवल फिज़िक्स में भी देख सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन में हम पढ़ते हैं, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन को डिफ़ाइन करते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करते हैं और उसमें हम फिर मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल देके हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम। हम एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और उसको हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखते हैं। कोई हमारे पास ऐसी सरफेस है हॉरिजेंटल सरफेस जो फ्रिक्शनलेस है, हम फ्रिक्शन को यहाँ पे इग्नोर कर जाते हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल पे हम रखते हैं और इसकी वाइब्रेशन को हम चेक करते हैं। अगर मैं लिख दूँ हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन हम कह देते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। कि बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द ऐसे मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब बॉडी वाइब्रेट करते हैं तो उसमें अगर पॉइंट्स को देखें, जो उसका सेंट्रल पॉइंट है उसको बोल देते हैं वो उसका मीन पॉइंट है। एक हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, इस साइड पे इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। बॉडी इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में ऐसे वाइब्रेट करते हैं। इसके एग्जांपल हम दे देते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल्स में मास स्प्रिंग सिस्टम है, मोशन ऑफ स्विंग कह देते हैं, हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को कह देते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन है। अब वाइब्रेटरी मोशन की एक ख़ास किस्म है, उसको बोल देते हैं वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाते हैं हम। नेगेटिव साइन ये क्या बताता है? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज़ द स्पेशल केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है उसका स्पेशल केस है। जब बॉडी सीक्वेंस में वाइब्रेट करता है देन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। इस साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पॉइंट होती है। यूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है कि बॉडी एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है या बेशक वो मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की एक कंडीशनल, एक ख़ास किस्म की एक उसकी टाइप है। तो आज के हम इस लेक्चर में जो हम डिटेल स्टडी करते हैं वो है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में देखें, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका मास m है, इसको एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं। हम कहते हैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है। चाहे हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते रहें, चाहे स्प्रिंग को हम खींचें, चाहे उनको वापस भेज दें मीन पोजीशन पे, k पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्प्रिंग चेंज करेंगे तो k चेंज होता है, अगर सेम स्प्रिंग होगा तो उसका k हम हमेशा वो कांस्टेंट लिया करते हैं, k उसका सेम है। हम इस बॉडी के ऊपर, ये O मीन पोजीशन है, हम इस बॉडी पे यूँ एक फोर्स लगाते हैं,
ये एक्सटर्नल फोर्स है। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, उसमें एक्सटेंशन आती है, बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे कहीं पहुँचता है, ये इसका डिस्टेंस x है। ये हुक्स लॉ है, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हम क्या लगा देते हैं, kx, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास हुक्स लॉ है, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। k किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। कि एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन हासिल करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग हमारे पास हार्ड होगा, हमें एक्सटेंशन गेन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट वो भी ज़्यादा होगा। स्प्रिंग हमारे पास लूज़ होगा, जितना लूज़ नरम स्प्रिंग होगा उतनी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, सो हम कहते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा, वो कम होगा। जब फोर्स लगाते हैं वो स्प्रिंग मीन पोजीशन से खींच के वो इस साइड पे आता है, जब वो यहाँ पे पहुँचता है हम फोर्स को हटा देते हैं। अब कौन सी फोर्स उसको वापस लेके जाती है यूँ अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा उस सिस्टम की इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर करवाने की कोशिश करती है, वो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन पे वापस खींचती है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है, जो हम ये अप्लाई कर रहे थे, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसलिए इस फोर्स के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी यहाँ पे आता है। जब वो बॉडी फिर मीन पोजीशन पे पहुँचेगा, देखिए मीन पोजीशन पे उसका एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। हम मुसलसल ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो एक्स होता है वो डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, कि उस बॉडी का मीन पोजीशन से वो कितना फासला। जब बॉडी मीन पे पहुँचेगा उसका एक्स ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्स ज़ीरो होगा ये अप्लाइड फोर्स भी ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो है। लेकिन वो बॉडी वहाँ पे रुकता नहीं है। देखिए जब अप्लाइड फोर्स भी नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है, बॉडी रुक जाए, क्यों नहीं रुकता, क्योंकि बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है। जब वो इनर्शिया से फिर वो इधर आता है इस साइड पे, यहाँ से मीन पोजीशन से वो मूव करके वो इधर आ जाता है, इस साइड पे वही डिस्टेंस एक्स कवर करता है, फिर वो कंप्रेस हो जाता है। जब कंप्रेस होता है फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, फिर उसको मीन पोजीशन पे इधर लेके जाती है। तो यहाँ से मीन पोजीशन देखें एक्सट्रीम से, फिर इसको वापस लेके आएगी। इधर से रिस्टोरिंग फोर्स इस एक्सट्रीम से वो मीन पे लेके आ रही थी। तो रिस्टोरिंग फोर्स हम बोल देते हैं वो बॉडी को हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे लेके आती है, और जो इनर्शिया होता है हमेशा वो बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जाता है। और ये दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी वो बॉडी कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट हो सकती है। सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन मास स्प्रिंग सिस्टम रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस मुख्तलिफ एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, वो हमेशा बॉडी को एक्सट्रीम से मीन पे वापस लेके आता है। अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की जगह ये लिख दूँ, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। इस साइड पे नीचे आ जाएगा। हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डी एक्स, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ये कर देते। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी वी
इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v डी वी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के ओवर एम एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें ये क्या आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के कांस्टेंट एम कांस्टेंट, एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सी के लिए हम लिमिट्स लगा देते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स एम द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जब भी बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को जब 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स की जगह एक्स एम स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से सी किसके इक्वल आएगा, ये टर्म इस साइड पे आके पॉजिटिव, ये 0 है, तो के ओवर एम इंटू एक्स एम डिवाइडेड बाई 2। सी को उठा के अब यहाँ पे पुट कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, वी स्केयर ओवर 2। यहाँ सी की वैल्यू इधर पुट करें, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, के ओवर 2m कॉमन ले लें, एक्स एम ये पॉजिटिव की टर्म पहले आ जाएगी, एक्स एम स्केयर ये नेगेटिव की टर्म माइनस क्या आ जाएगा, ये एक्स स्केयर ये बाद में आएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड्स पे अगर हम अंडर रूट लें तो v हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है कि किसी लम्हे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम x को 0 करें तो वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, अगर हम x को xm पुट कर दें तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस x को 0 कर दूं या बॉडी मीन पोजीशन पे, ये टर्म 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा, velocity is maximum and that is equal to xm स्केयर अंडर रूट से कैंसिल मल्टीप्लाइड बाई के ओवर एम अंडर रूट। अगर मैं x इज इक्वल टू एक्स एम पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे पड़ा है, एक्स एम माइनस एक्स एम स्केयर 0, तो उसकी एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये 0 होगी। मीन पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी की टर्म का डेरिवेटिव ले लूँ, अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो यहाँ से हम उसका एक्सल उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मालूम करेंगे। अगर हम वेलोसिटी की टर्म का हम इंटीग्रेशन ले लें तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। वेलोसिटी की टर्म क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और वेलोसिटी इस साइड पे क्या है, के ओवर एम अंडर रूट इंटू एक्स एम स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये है एक्स एम स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो वेलोसिटी की जगह हमने लगा दिया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एम स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट मल्टीप्लाइड भी क्या आ जाएगा, ये डी टी। हम दोनों साइड्स पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एम डिवाइडेड बाई यानी के ओवर एम अंडर रूट मल्टीप्लाइड पे क्या आ जाएगा, डी टी। इसके इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, काज इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एम, के ओवर एम कांस्टेंट, डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देते हैं, फाई।
नेगेटिव साइन उधर चला जाएगा। ओमेगा हम किसकी जगह पुट कर देते हैं, K/M की जगह हम ओमेगा लगा देते हैं। यहाँ पे ओमेगा और ये नेगेटिव साइन उधर, cos इनवर्स x/xm इज इक्वल टू माइनस ओमेगा t प्लस फाई, इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा। cos इनवर्स उस साइड पे जाके cos, ये cos किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। अब जो cos है, cos एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन की ये खूबी होती है कि cos माइनस एक्स जो है, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x आ जाएगा। cos इस नेगेटिव साइन को क्या करता है, वो हज़फ कर जाता है। xm इधर मल्टीप्लाई होके x इज इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमारे पास उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देते हैं, ये हमारे पास xt है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल के चेंज होने से, टाइम के गुजरने से वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, xm कांस्टेंट है जो टाइम के लिहाज से एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो यहाँ पे इसका cos का इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, तो ये नेगेटिव, इस रकम से क्या निकलेगा, टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा xm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये हमारे पास वेलोसिटी का रिजल्ट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस xm, ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, और वेलोसिटी में वेरिएशन किस किस्म की है, साइनोसाइडल है। अगर मैं वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लूँ तो dvt डिवाइडेड बाई dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें, साइन की डेरिवेटिव क्या आएगा, cos, इस अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ओमेगा, वो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होके माइनस ओमेगा स्क्वायर xm cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये भी देखें हमारे पास क्या है, साइनोसाइडल फंक्शन है। जो cos है ये साइन है, ये cos है। cos और साइन दोनों को साइनोसाइडल कहते हैं। साइनोसाइडल इस किस्म की वेरिएशन का नाम है, इस तरह की, और दोनों cos फंक्शन और साइन फंक्शन इस किस्म की वेरिएशन करते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ प्लाट करूं तो ये मैंने इसका ग्राफ पहले प्लाट कर दिया। ये यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट cos फंक्शन है। cos फंक्शन कहाँ से शुरू करते हैं, देखें 90 से शुरू करते हैं, 90 से मूव करके ऐसे हो जा रहा है, ये cos फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ लिखा है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। 90 से वो स्टार्ट कर रहा है। अब जब इस पे डेरिवेटिव लगाया तो रिज़ल्ट ये बना, ये साइन है, और साइन के साथ यहाँ पे क्या पड़ा है, देखें नेगेटिव साइन है। साइन फंक्शन का ग्राफ यूँ ऊपर जाता है, नेगेटिव का साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब ये वेलोसिटी का ग्राफ हमारे पास ये आ जाएगा, इसको कह देते हैं ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें, इसमें भी cos फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, और एक्सेलरेशन के अंदर भी हमारे पास क्या है, cos फंक्शन है। फ़र्क किस चीज़ का है कि इसमें पॉजिटिव है और इसमें क्या है, नेगेटिव। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहाँ से शुरू कर रहा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सट्रीम से बॉटम से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ इस किस्म का है। तो ये तीनों ग्राफ में हम देखते हैं कि वेलोसिटी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, और चाहे हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये तीनों हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शंस हैं। जैसे साइन वेव तब्दील होती रहती है, इसी तरीके से इन तीनों की वैल्यूज़ क्या करती हैं, वो चेंज होती रहती है। अगर मैं इसके पैरामीटर्स में देखूं, जो इसके मेन पैरामीटर्स हैं, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जब भी बॉडी वाइब्रेट करता है
उसके मेन पैरामीटर्स में डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये उसके मेन पैरामीटर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब बॉडी मीन से अवे जाता है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करता है, जब बॉडी मीन के करीब आता है डिस्प्लेसमेंट कम होता है। एम्पलीट्यूड उस बॉडी का फिक्स डिस्टेंस होता है, जो मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड है एक्सएम। एक साइड पे बॉडी जाता है तो पॉजिटिव एक्सएम, दूसरी साइड पे बॉडी जाएगा तो नेगेटिव एक्सएम। एम्पलीट्यूड प्लस माइनस में हो सकता है। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास उस बॉडी का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किसे कह देते हैं? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम यूँ डिफाइन कर देते हैं 2π/T, 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा हमने ये लिखा है K/m√। वहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा ये 2π ओमेगा की जगह K/m√। तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा ये 2π m डिवाइडेड बाई K। ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड है। अगर मैं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन करते हैं? 1/टाइम पीरियड है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ वेरिएशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेरिएशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन है वो उस बॉडी की सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में, अगर बॉडी तेज़ी से मूव करेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसको एक चक्कर मुकम्मल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड है वो बढ़ जाएंगे। तो मैं टाइम पीरियड के जो इसका फार्मूला है इसको इन्वर्स करके, इसको उल्टा करके लिख दूँ तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या रिज़ल्ट है हमारे पास 1/2π K डिवाइडेड बाई m। तो ये हमारे पास इस वाइब्रेटरी मोशन के मास स्प्रिंग सिस्टम के ये मेन पैरामीटर्स हैं कि हम उसके डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करें, हम उसके एम्पलीट्यूड को डिस्कस करें, हम उसके फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करें और हम उसके टाइम पीरियड को डिस्कस करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिस मैकेनिक्स 2 को हमने स्टार्ट किया है। मैकेनिक्स 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है वेव, उसमें है सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, वाइब्रेशन के हवाले से हमने उसको स्टार्ट किया। मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने डिटेल में स्टडी किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी हम टाइम पीरियड तक हमने उसको कैलकुलेट किया है। तो अब साथ साथ ये चीज़ें स्टडी करते रहें और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं हम उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आपको कहीं कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स करें, आप SMS करें, आपके क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।